ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। आज हम हरिद्वार की सबसे खूबसूरत और सुंदर जगह पे आए हैं, जिसका परिचय हम श्री महोदय अपना परिचय दीजिए। नमस्कार राजलक्ष्मी जी, धन्यवाद। आपने हमें इस परिसर के जानकारी के लिए हमें चुना। और मेरा नाम बालाजी केसरी है और मैं शांति कुंज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न से हूँ। वहाँ का एक वॉलंटियर हूँ जो कि अपने शांति कुंज से जुड़ी हुई, अपने परिसर से जुड़ी हुई जानकारी को हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि शांति कुंज जो हमारा है उसे लोग आश्रम कहें या धर्मशाला कहें? बिल्कुल, ये जो मिथ्स है, थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि शांति कुंज जो है हरिद्वार में है और हरिद्वार हम कहते हैं कि देवभूमि है और देवों की भूमि में यह जो बसा हुआ, सजा हुआ शांति कुंज है वह एक आश्रम ही है, ना कि धर्मशाला। आश्रम कैसे है इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर आप शांति कुंज के बाहर कहीं भी आप विज़िट करोगे, हरिद्वार के क्षेत्र में विज़िट करोगे, बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे। और अगर हम आश्रम की बात करें तो आश्रम शांति कुंज आकर ही आप उसे देखें। और जैसे मैं आश्रम के लिए व्यवस्था बताऊंगा, शांति कुंज को आश्रम हम क्यों कह सकते हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ के जो कुल पिता हैं, शांति कुंज के संस्थापक हैं, वो पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। उन्होंने शांति कुंज की जो स्थापना है एक आश्रम व्यवस्था के तौर पे की। आश्रम व्यवस्था कैसे? क्योंकि हमारे पुराने समय में जो हमारे गुरु हुआ करते थे, जैसे आचार्य द्रोण, आचार्य वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, तो ये गुरुकुल परंपरा के अनुसार अपने आश्रम को डिज़ाइन करते थे, तैयार करते थे। तो उसी का आदर्श एक हमारा शांति कुंज भी है कि आज के दौर की जो गुरुकुल व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, कैसे उससे लोगों को जोड़े। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आश्रम व्यवस्था है। कैसे है कि यहाँ पर आप आएंगे, देखेंगे तो लोगों को रहने के लिए, ठहरने के लिए, उनके भोजन के लिए और साथ ही साथ उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष, आध्यात्मिक विकास के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। जो कि धर्मशालाओं में आप जाते हैं तो वहाँ आप उसका रेंट देते हैं, ठहरने का, भोजन का, और वहाँ पर आपको सुविधाएं दी जाती हैं आपके अनुसार, आप जो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं होती है यहाँ पर साधक गणों को दी जाती है, जो उपलब्ध व्यवस्था होती है। और यहाँ पर इसे आश्रम कहने का आशय ये है कि यहाँ के जो संस्थापक हैं गुरुदेव, उन्होंने शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य इसलिए रखा कि वो समाज के हित के लिए काम कर सके, समाज को बेहतर एक आदर्श व्यक्तित्व तैयार कर सके। हम कह सकते हैं कि यह एक मानव को महामानव बनाने की टकसाल है कि इंसान तो तैयार हो गया लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं रह गई तो उसके रहने का कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत बनी रहे, इसके लिए शांति कुंज तैयार किया गया। शांति कुंज के अंदर आने पर यहाँ पर जो साधक है उनके अंदर पूरा का पूरा एक आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। वह मटेरियलिस्टिक लाइफ जो जी रहा है, बाहर के आपाधापी से अपने आप को जूझ रहा है, सहन कर रहा है, उससे एक अलग दुनिया है शांति कुंज। शांति कुंज में आकर लोग अपनी सारी समस्याओं को भूलकर अपनी एक आध्यात्मिक विकास की नई यात्रा से जुड़ जाते हैं। आध्यात्मिक विकास की यात्रा कैसे? कि हम पहले स्वयं को जानें। यदि हम अपने आप को स्वयं को जान लिया तो ये जो हमारे बाहरी आने से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वो हमसे चाहती क्या है। हम अपने आप को जान लेंगे और अपने आप को जानने का तरीका क्या है? एक हम स्पिरिचुअलिटी वातावरण से जुड़े, आध्यात्मिक वातावरण से जुड़े। और वह आध्यात्मिक वातावरण जो शांति कुंज में है वो यहाँ पर 3 स्थानों में है। वो कौन कौन सा स्थान है? तो हम पहला बताना चाहेंगे, वो है गुरुदेव के द्वारा प्रज्वलित की हुई अखंड ज्योति, जो कि सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने उसे प्रज्वलित किया था। और आज 2024 है, उस अखंड ज्योति ने अपना 98 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। आगामी 2 वर्ष बाद उसकी शताब्दी मनाई जानी है। तो यहाँ पर जो है अखंड ज्योति की व्याख्या हम करें तो वाकई में वो एक प्रखर चेतना केंद्र है। अगर हम उसका ध्यान करें तो हर मानव में, हर व्यक्ति में उसके जो भी अंदर दिक्कतें हैं,
समस्याएं हैं उसे सॉल्व करने में उन्हें सहयोग मिलेगा। दूसरा, शांत कुंज के अंदर के परिसर का चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, वह परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, समाधि क्षेत्र है। और वहाँ पर यदि लोग अपने ध्यान साधना करते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपनी आध्यात्मिक शांति, सुकून के लिए उनके सहयोग मिलती है। क्योंकि आज के दौर में ना लोगों को चाहिए सुकून, शांति, जिसके लिए वो भटकता रहता है समाज में। तो अगर उस शांति के लिए, उस सुकून के लिए अगर वो चाहता है कि हमें भी वो प्राप्त हो, तो वो शांति कुंज में जरूर आए। तीसरा है यहाँ पर देवात्मा हिमालय। हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमारे ये जो ऋषियों की तपस्थली रही है, तो एक शांति कुंज में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवात्मा हिमालय, हमारे देवों की परम सत्ताएं, देवों की परम आत्मा जो है यहाँ पर निवास करती हैं। और इस देवात्मा हिमालय में लोग अपना ध्यान साधना करके अपने आप को आध्यात्मिक अपलिफ्ट करते हैं और यहाँ के पावर सेंटर से, यहाँ के एनर्जी सेंटर से खुद को एनर्जाइज करके समाज में जाते हैं और समाज के क्षेत्र में यहाँ की एनर्जी को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से लाभान्वित होके यहाँ के साधक, यहाँ के साधकगण क्षेत्रों में जाते हैं और गुरुदेव की बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि संवाद ही समस्या का समाधान है। तो यहाँ के जो साधक हैं लोगों के बीच जाते हैं, समाज के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। फिर उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए समाधान को उनके साथ साझा करते हैं। तो ये है शांत कुंज की आश्रम व्यवस्था। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आश्रम है, अगर इसे आश्रम हम लोग कह रहे हैं और कोई ऐसे घूमने के पर्पज से आ रहा है, तो उनका भी स्वागत आप लोग करते हैं? बिल्कुल। इस संस्था में, इस आश्रम परिसर में उन्हें दर्शनार्थी, यहाँ पर जो दर्शनीय क्षेत्र है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे जो दर्शन के लिए यहाँ पर शरणार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका भी जो लोग बाहर से आते हैं, सिर्फ घूमने के पर्पज से आते हैं, तो क्या आश्रम उनको परमिशन देता है यहाँ पे आके रहने का या फिर घूमने का? बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, ये आश्रम उन्हें परमिशन देता है। क्योंकि जैसे आपने बोला दर्शन करने के लिए, दर्शन का मतलब यही है कि जो दर्शनीय योग्य है उसे वो दर्शन करे और साथ ही साथ उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। जब तक वो दर्शन नहीं करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़ेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो यहाँ की जो आश्रम व्यवस्था है वो आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ हमारे जो नए परिजन आते हैं उन्हें दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाती है, ठहरने के लिए अनुमति दी जाती है, ताकि वो इस आश्रम व्यवस्था से जुड़े और यहाँ की व्यवस्थाओं को जुड़कर आत्मसात करने का प्रयास करें। लेकिन गेट पे एंट्री पास लगता है, मीन्स आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था से, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए ये मामला है। तो आपकी जानकारी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसकी जानकारी हमारी आश्रम को हो कि हमारे ये परिजन थे और यहाँ से आए हुए थे, यानी कि परिजन का नाम और स्थान का पता हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेके उन्हें होना चाहिए। इसलिए वो आपसे एंट्री गेट पे आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका परिचय पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें वो आपसे मांगते हैं। ओके, ठीक है। और रही प्रसाद की बात, तो प्रसाद जो होता है वो लोग मतलब और भी जो वीडियोस हैं हमने अपने जो देखे हैं, मैंने भी बनाए हैं, तो मोस्टली होता है कि आश्रम में आइए, फ्री का रहना होता है, फ्री का खाना होता है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि फ्री में रहना होता है, खाना होता है, ये आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्रम है कि हम गुरुकुल व्यवस्था में लोगों से अनुदान नहीं लेते थे, लोगों को चार्जेस नहीं किया जाता था। आज के दौर में अगर हम धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पर उनको रहने ठहरने की उनको चार्जेस किया थे, पर हमने जैसे पहले ही बताया कि यह शांत कुंज आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है आश्रम है, गुरुकुल व्यवस्था से जुड़ा हुआ आश्रम है। तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था को परंपरागत तरीकों से चलाया जा सके बेहतर तरीके से, उसका एक अनुपम उदाहरण के तौर पे यह सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रसाद है, प्रसाद के लिए आपको निःशुल्क वहाँ पर आपको अनुमति दी जाती है और यहाँ के जो परम वंदनीय माता जी की चौके का प्रसाद होता है, यहाँ पर सभी श्रद्धालु उसे लेते हैं और अपने आप को
धन्य समझते हैं। उसके बदले में अगर हम श्रमदान दे सकते हैं तो वो। बिल्कुल, ये हाँ। आपकी स्वेच्छा है कि आप आश्रम व्यवस्था में आए हैं, हाँ। यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी स्वेच्छा है, आप सेवादान में जुड़ सकते हैं। ओके, अभी बातों बातों में आपसे पता लगा कि शांति कुंज परिवार जो है विश्वविद्यालय भी चलाते हैं, बिल्कुल। तो उसका परीक्षण और एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे, उसमें शिक्षा किस चीज़ की होती है, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, ये आपने आज के दौर के लिए बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज हमारे जो शिक्षण संस्थान है, उसमें एक हमारा शांतिकुंज का भी एक जुड़ा हुआ और अलग से संस्थान है, गायत्री कुंज, जिसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, आज के हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल के लिए एक बेहतर अनुपम उदाहरण है, एक अच्छा मॉडल लेके लोगों को बताने वाला है। वो कैसे कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनकी बात करें तो हम अदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज को देखें एज अ एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर एक मशीन प्रोडक्ट तैयार होता है। और वो मशीन प्रोडक्ट कैसे कि कोई भी स्टूडेंट 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पर उसने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद उसको 3 साल बाद, 2 साल बाद उसे एक अच्छा पैकेज मिला और उसने अपने आप को उस पैकेज के अकॉर्डिंग तैयार किया, ढाला और उस पैकेज के अंदर काम किया। तो यहाँ का जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पैटर्न है और तो उसका यहाँ कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, जो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में नहीं की जा रही है, उसका काम हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग का। कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ जो हम पैकेज की बात करते हैं, और पैकेज तो ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। बिना पैसों के आज के दौर में काम ही नहीं हो सकता है, तो पैसों का होना ज़रूरी है, लेकिन पैसों के साथ साथ एक चरित्र निर्माण कि व्यक्ति हमारा तैयार हो रहा है, वो एक प्रोडक्ट ना बन जाए, वो एक मशीन ना बन के रह जाए, उसके अंदर एक इंसानियत भी रहे, साथ ही साथ अपने चरित्र को भी विकास की ओर बढ़ाता जाए। तो इसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एंट्रेंस जो है वो हर साल अप्रैल मई से उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। उनकी वेबसाइट है www.dsvv.ac.in पर लोग जाएंगे, अप्लाई करेंगे। हर साल अप्रैल मंथ से उनकी वेबसाइट में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद मई आते आते उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद बच्चों के इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के बाद बच्चों का यानी कि सिलेक्शन होता है इस यूनिवर्सिटी के लिए। लंबा प्रोसेस थोड़ा होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ की सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट है योग के लिए है, योग के बाद है अल्टरनेट थेरेपीज हैं, और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट में म्यूज़िक है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है, मैथ है, जर्नलिज्म है और एनिमेशन है। ये सारे विभिन्न विषयों में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी जाती है। ओके। और आपने बोला कि विश्वविद्यालय में अगर आप जैसे कि चिकित्सालय के में हम जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि मेडिकल के बच्चे ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो लाइक यहाँ पे अगर हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ के बच्चे थेरेपी देते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। तो जैसे कि हम यहाँ की बात करें योगा में हमारे बहुत सारे फील्ड है। जैसे कि योगा तो हो ही गया, उसके अंदर अल्टरनेट थेरेपीज है। अल्टरनेट थेरेपी के बाद है हमारे साउंड हीलिंग है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे थेरेपीज में आते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा जिसे हम कह सकते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के दौरान उन सभी ट्रीटमेंट का यूज़ करके हमारे जो पेशेंट आते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो उसके लिए कोई शुल्क लगता है या फिर वो भी निःशुल्क होता है? नहीं, उसके लिए चार्जेबल है। जो भी हमारे आपको ट्रीटमेंट देने में जो भी इक्विपमेंट यूज होंगे वो बाहर से लाए जाते हैं। तो उन इक्विपमेंट के लिए आपको जो भी सुटेबल अमाउंट है वो आपके साथ बताया जाता है और उस अमाउंट को आप पे करके अपनी सारी चिकित्सा की पद्धति को अपने साथ अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता होगा। ये है कि मतलब मेडिकल है नहीं कि आपको दवाई दे दी और आप चले गए, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से कुछ हो रहा है, थेरेपी के तरीके से हो रहा है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता ही होगा। हाँ बिल्कुल। ये जो थेरेपीज़ की हम बात करें तो ये हमारी नेचुरल तरीके से सारी आपकी थेरेपीज़ होती हैं।
और आपको डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करें एलोपैथी की, एलोपैथी करता क्या है आपको कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने मेडिसिन ली, दवाई ली, और उस मेडिसिन के असर से आपको कुछ समय बाद के लिए आपको ठीक कर लिया गया, लेकिन वो आपको लंबे समय तक के लिए स्वस्थ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी जो नेचुरोपैथी है, आपकी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, वो आपको हमेशा के लिए रोगों से दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि आप आएंगे तो 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का आपको सेशन होता है। तो आप जिस सेशन को ज्वाइन करेंगे उस वक्त के लिए आपको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, आपको स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर हम गायत्री परिवार से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जुड़ने का तरीका बताइए। अगर हम गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो अगर हम गायत्री परिवार में कोई संस्कार कराना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि गायत्री परिवार में सारे तरीके के संस्कार किए जाते हैं, कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, और अगर हम जुड़े हैं तो कैसे संस्कार कराएं, अगर नहीं जुड़े हैं तो क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है आज के दौर में हर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमें संस्कारों से जुड़ना चाहिए। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने मोरल वैल्यूज़, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। उनको वो भूलने का कारण ये है कि आज के जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल में, आज के हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ज़्यादा भेज रहे हैं। वो किस लिए भेज रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश का नॉलेज होगा। पर मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि आपकी पूरी कल्चर को वो डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो आप इंग्लिश को एक कल्चर ना समझ के एक लैंग्वेज समझें, और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए जो संस्कारों की व्यवस्था रखी गई है उससे जुड़ें। चांदकुंज में संस्कार कराने की जो व्यवस्था है उसमें सारी कुछ जो व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उस संस्कार में आप नामकरण संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार के बाद तर्पण संस्कार, जो भी हमारे 16 संस्कार हैं, सारे संस्कारों को आप शांतकुंज में आकर निःशुल्क करा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शांतकुंज से नहीं भी जुड़े हैं तो ऐसे परिजनों को भी बिल्कुल स्वागत है उनका, और अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए वो एक प्रयास कर रहे हैं तो हम उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे। और आएँ और अपने जो भी जुड़ी हुई व्यवस्था से संस्कार है उसे करें, और यहाँ के जो भी आश्रम व्यवस्था का लाभ उठाएं। यहाँ पर जो भी शिवरात्रि आते हैं, साधकगण आते हैं जो कि गायत्री परिवार से जुड़े ही नहीं हुए, वो कुछ समय के लिए आए हैं, इस आश्रम व्यवस्था को जानने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है, उनकी जिज्ञासा होती है कि हम यज्ञ से जुड़ पाएँ। तो वाकई में आपका सवाल वाजिब है। तो यज्ञ से जुड़ने का जो समय है प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, इस 2 घंटे मतलब बीच में भी आके हम ज्वाइन कर सकते हैं, इनकेस कहीं लेट हो गया। हाँ, तो बीच 6 से 8 का जो वक्त है 2 घंटे का, इस दौरान यज्ञ होता है। तो इस दौरान अगर आप आए हैं वहाँ पे तो आप बिल्कुल यज्ञ के कर्म से जुड़ सकते हैं, यज्ञ संस्कार से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए आपको जो हमारे भाई हैं वो धोती कुर्ते में आए, जो कि भारतीय वेशभूषा का यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। जब भी आप शांतकुंज में आएंगे तो आपको जीन्स पैंट, शर्ट पैंट, इसमें आपको लोग नहीं दिखेंगे। यहाँ के जो शांतिकुंज के परिसर में लोग दिखेंगे वो भारतीय वेशभूषा में ही दिखेंगे। तो धोती कुर्ते में के माध्यम से हमारे भाई यज्ञशाला में पहुँचे, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपनी भारतीय वेशभूषा में ही रहती हैं। तो उनके लिए उनका जो कॉस्ट्यूम है यज्ञशाला के लिए सुटेबल है। साथ ही साथ हमारे भाई इस बात का विशेष ख्याल रखें, धोती और कुर्ते में ही आएँ और यज्ञशाला में यज्ञ कर्म संस्कार से जुड़ें। और कोई ऐसी जानकारी है जो आप अपने माध्यम से हमें देना चाहते हैं, लोगों को पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, तो एक बात आखिरी में कहना चाहूँगा कि आज के दौर में लोग एक तो बर्थडे और एक मैरिज एनिवर्सरी ये पॉपुलर है, ये चीज़ें मनाते हैं सभी। तो हम अपने इसको कल्चर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि इस गायत्री परिवार इसे मनाता है। कैसे मैरिज एनिवर्सरीज और जन्म दिवस यानी कि बर्थडे को हम कैसे मनाते हैं। तो शांतकुंज का जो पैटर्न है विवाह दिवस का और जन्मदिन संस्कार का, कि शाम को दीप यज्ञ के माध्यम से, सुबह यज्ञ संस्कार के माध्यम से। तो यज्ञ संस्कार और दीप यज्ञ के माध्यम से हम जब भी मनाएं अपने जन्म दिवस को मनाएं, साथ ही साथ जब हम अपने विवाह दिवस को मना रहे हैं तो यही प्रक्रिया उसमें भी है कि आप यज्ञ के माध्यम से और दीप यज्ञ के माध्यम से मना सकते हैं। अब जन्मदिन संस्कार का जो मनाने का दीप यज्ञ के माध्यम से तरीका है वो हमें सिखाती है कि जब भी हम कोई दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो हमेशा ऊपर की ओर उठती हुई होती है। तो हमें यह बहुत अच्छा संदेश देती है
कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि वो हमें क्या सिखाती, क्या केक लाए, कैंडल्स लगाए और उसे फूंक दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि सद्ज्ञान से अंधकार की ओर जाते जा रहे हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर जाते जा रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर हमें यही सिखाता है, लेकिन हमें भारतीय संस्कृति हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती है कि उस दीपक का संदेश हम सभी युवाओं के पास, हम सभी भारतवासियों के पास, जो भी यह वीडियो देखे उन सभी के पास पहुँचे और अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।